पृथ्वीराज चौहान, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? वीरता, रोमांस और एक दुखद अंत की कहानी, है ना? एक ऐसे हीरो की कहानी जिसने सदियों से हमारी कल्पनाओं को मतलब एक अलग ही उड़ान दी है। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि हम उनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं या जो हमें लगता है कि हम जानते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा इतिहास की मोटी-मोटी किताबों से नहीं बल्कि एक अकेले, एक अविश्वसनीय महाकाव्य से आया है। और उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम देखेंगे कि कहानी क्या है और असलियत क्या थी। हम जानेंगे उस महागाथा को, फिर मिलेंगे उस ऐतिहासिक राजा से, पृथ्वीराज रासो की असलियत को समझेंगे और देखेंगे कि तथ्य और कल्पना में कितना फर्क है। और अंत में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये किंवदंती आज भी इतनी जिंदा क्यों है। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी की दुनिया में चलते हैं, वो कहानी जिसने पृथ्वीराज चौहान को एक अमर हीरो बना दिया। रासो में पृथ्वीराज को एक साधारण राजा की तरह नहीं बल्कि एक सुपर हीरो की तरह दिखाया गया है। सोचिए जरा, एक ऐसा राजा जिसे 14 भाषाएं आती थीं, हर तरह की युद्ध कला में वो माहिर थे। मतलब एक ऐसा हीरो जिसकी वीरता की कोई सीमा ही नहीं थी। और फिर आती है उनकी मशहूर प्रेम कहानी राजकुमारी संयोगिता के साथ। वो सीन याद है, कैसे पृथ्वीराज उन्हें भरी सभा से उनके स्वयंवर से ही उठा ले गए थे। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये तो विद्रोह और हिम्मत की एक मिसाल थी। लेकिन हर महान कहानी में एक दुखद मोड़ तो आता ही है ना? यहां भी आया। तराइन की दूसरी लड़ाई में हार के बाद कहानी खत्म नहीं हुई। असल में कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स तो अब शुरू होना था, जब उन्हें उनके सबसे बड़े दुश्मन मोहम्मद गोरी ने बंदी बना लिया। ठीक है, तो ये तो थी कहानी। अब जरा इस कहानी की परतों को हटाकर देखते हैं कि इतिहास की किताबों में कौन मिलता है। कौन थे असल में पृथ्वीराज, यानी पृथ्वीराज तृतीय? इतिहास के पन्ने कुछ और ही कहानी कहते हैं। देखिए, सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्हें सिंहासन मिल गया। फिर 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया। लेकिन ठीक अगले ही साल 1192 में वो दूसरी लड़ाई हार गए और उसी साल उन्हें पकड़कर मार दिया गया। मतलब उनका पूरा शासनकाल ही लगभग लड़ाइयों में बीता। उनकी दुनिया कैसी थी? देखिए, राजधानी थी अजय मेरू, जिसे आज हम अजमेर कहते हैं। उनका साम्राज्य राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पंजाब तक फैला हुआ था। और इस दौर में राजपूतों की युद्ध नीति सीधी थी, आमने सामने की लड़ाई, व्यक्तिगत वीरता। और उनका सामना किससे था? मोहम्मद घोरी से, जो अफगानिस्तान से अपने साम्राज्य को लगातार बढ़ा रहा था। और यहीं पर दोनों सेनाओं की रणनीति में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ राजपूत सेना थी जो सीधे हमले और व्यक्तिगत बहादुरी पर भरोसा करती थी। दूसरी तरफ थी गोरी की सेना, जो बहुत चालाक थी। वो हल्के घुड़सवार तीरंदाजों का इस्तेमाल करते थे, दुश्मन को थकाने के लिए झूठा पीछे हटने का नाटक करते थे। और यही रणनीति, यही अंतर दूसरी लड़ाई में निर्णायक साबित हुआ। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतिहास ऐसा था तो वो किंवदंती आई कहां से? आखिर ये पृथ्वीराज रासो है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है, एक बहुत लंबी कविता जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। और ये पूरी तरह से पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। और माना यह जाता है कि इसे लिखा था उनके दरबारी कवि चंद बरदाई ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक आई विटनेस अकाउंट था? मतलब क्या चंद बरदाई ये सब अपनी आंखों से देखकर लिख रहे थे? जब इतिहासकारों ने इसकी जांच पड़ताल की तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं। पहली बात, इसकी भाषा, जो ब्रज भाषा इसमें इस्तेमाल हुई है, वो 15वीं सदी के बाद की है। दूसरी बात, इसकी जो सबसे पुरानी कॉपी मिली है वो 1610 की है। तो स्कॉलर्स का मानना है कि ये रासो पृथ्वीराज की मौत के लगभग 300-400 साल बाद लिखा गया। मतलब साफ है, ये आंखों देखा हाल तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां कहानी और इतिहास में सबसे बड़ा टकराव है, यानी रासो का वो ड्रामेटिक क्लाइमैक्स। कहानी के क्लाइमैक्स में क्या होता है? पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया जाता है, उन्हें अंधा कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी उन्हें अपनी तीरंदाजी का हुनर दिखाने का एक आखिरी मौका दिया जाता है। रासो के मुताबिक पृथ्वीराज को तो अंधा कर दिया गया था, लेकिन उनका वफादार दोस्त और कवि चंद बरदाई किसी तरह गजनी पहुंच जाता है और वहां वो बदला लेने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाता है। और इसी प्लान के तहत चंद बरदाई अपने अंधे राजा को एक दोहे से इशारा करते हैं। ये वो मशहूर दोहा है, 4 बांस 24 गज,
अंगुल अष्टप्रमाण ता ऊपर सुल्तान है चूंकि मत चौहान। ये सिर्फ एक कविता नहीं थी, ये एक कोड था जो बता रहा था कि सुल्तान ठीक कहाँ बैठा है। और बस इसी दोहे को सुनकर सिर्फ आवाज और कविता के सहारे पृथ्वीराज अपना आखिरी तीर चलाते हैं। किंवदंती के अनुसार ये वो तीर था जिसने एक सुल्तान को मार डाला और एक महान राजा का बदला पूरा किया। लेकिन यहीं पे कहानी और हकीकत अलग हो जाते हैं। किंवदंती के मुताबिक एक अंधे पृथ्वीराज ने गोरी को मार गिराया और फिर दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की जान ले ली। पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बिल्कुल साफ हैं। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज की मौत के बाद भी 1 दशक से ज्यादा समय तक जिंदा रहा और उसने शासन किया। पृथ्वीराज को तो 1192 में ही पकड़कर मार दिया गया था। तो ये जो बलिदान की कहानी है, ये शायद युद्ध के मैदान से ज्यादा कहानी और इतिहास के बीच की उस महीन रेखा पर है, जहां सच का बलिदान देकर एक महान गाथा रची गई। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कहानी में इतनी बातें सच नहीं हैं, तो फिर ये सदियों से इतनी पॉपुलर क्यों हैं? इतनी शक्तिशाली कैसे बनी रहीं? इसका जवाब कहानी की अपनी ताकत में छिपा है। देखिए, पृथ्वीराज रासो महज इतिहास नहीं है, ये एक बेहतरीन साहित्य है। ये राजपूत पहचान और उनकी वीरता का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया। इसमें सम्मान, बदला, रोमांस, बलिदान, वो सारे एलिमेंट्स हैं जो किसी भी कहानी को टाइमलेस बनाते हैं। और हाँ, कविता की खुद की खूबसूरती ने इसे लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रखा है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं कि आखिर कब एक कहानी खुद इतिहास से ज्यादा ताकतवर हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान की एक कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कभी-कभी जो कहानियां हम सुनना और सुनाना पसंद करते हैं, वो सच से ज्यादा असरदार हो जाती हैं। वो हमारी पहचान बनाती हैं और शायद यही वजह है कि कुछ किंवदंतियां कभी नहीं मरती।